विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं की बहुत ही लगनशील तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है हम अर्थशास्त्र के कुल 66 प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे कोसीवाला यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना देर किए हुए आपको जो है हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? क्या कह रहा है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है सेवा क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की, क्या कह रहा है? भारत की, क्या कह रहा है विद्यार्थीगण? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? सबसे ज्यादा योगदान भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे काफी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था, क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? किसने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका की एक प्रणाली है? तो यह कथन ब्राउन केन्स का है। किसका है? ब्राउन केन्स का है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं यानी कि आमदनी जो लोग करता है, कुछ जो पैसा आय अर्जित करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए जो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का जो है उद्देश्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत का तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? पहला कृषि, दूसरा जो है उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र, यानी कि उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ये जो है क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक जो है अपना ही पुत्र को पढ़ा रहा है, तो ये जो है अनार्थिक क्रिया है। क्या है? अनार्थिक। इसमें जो है उसे आय अर्जन नहीं हो रहा है, आय की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि अगर गैर बच्चे को पढ़ाता तो उसे कुछ मिलता, वह अपने ही पुत्र को पढ़ाता है। ये अनार्थिक क्रिया, इससे कोई आर्थिक मदद मिलने वाली नहीं है शिक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? कृषि, उद्योग, बैंकिंग, काला बाजारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला बाजारी। अर्थव्यवस्था में काला बाजारी का कोई योगदान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र नहीं होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें जो है तीन ऑप्शन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा, एक नहीं होगा, वह चुनना है। खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, वन, मत्स्य पालन, बैंकिंग नहीं होगा, बैंकिंग सेवा क्षेत्र का हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध इससे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर। किस पे? आर्थिक स्वतंत्रता पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र से ही हरित क्रांति शुरुआत है। इसका जो है हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन किए थे, जो कि गेहूं से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान पूछा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए। अगर प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका नाम ले लीजिए। आपका प्रश्न 100% सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीति यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। भारत में विकास की नीति की कौन सी संस्था बनाती है? तो योजना आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण के आधार पर, इन सभी के आधार पर जो है ना भारत की आर्थिक व्यवस्था है। इसमें इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियोजन का। आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सुलभ हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, यानी धीमी हो जाएगी, क्योंकि उसके स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, इसलिए आर्थिक विकास मंद हो जाएगी। इसलिए किसी अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है। चलिए रेगनर नर्क्स ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। समावेशी विकास का मतलब ये हुआ सबका विकास का ख्याल रखा जाता है, इसलिए समाज के सभी वर्गों का हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो आप लोग बेहिचक बता दीजिएगा 2012 से 2017 तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें सभी हो जाएगा। किसी देश का विकास स्तर देखा जाए तो साक्षरता दर भी अच्छा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति सब अच्छा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई जो कि 56 तक चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 2007 से 2012 होगी इसकी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा जाए तो 1952 बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन, ये दोनों होगा, ये भी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। इनमें से 3 नहीं होगा, एक बीमारू राज्य होगा, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन बीमारू राज्य है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, ओडिशा भी है, इसमें सब है, इसलिए इसका सही उत्तर सब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जन आंदोलन। क्या, जन आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें जो है कौन आधारभूत संरचना नहीं है। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है। तो उद्योग जो है आधारभूत संरचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव क्या कह रहा है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक के। क्या हो जाएगा, महबूब उल हक के। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो हो जाएगा 126 में। क्या हो जाएगा, 126 में। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाला यही थे महबूब उल हक ने। किसने, महबूब उल हक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य पूछा जाए तो आप केरल मारिएगा। केरल की साक्षरता दर भी सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़िए।
आगे कह रहा है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28,000 रुपया प्रति वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा, संचार, वित्त, यातायात। ये जो है आधारभूत संरचना का घटक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का, लेकिन शिक्षा इनमें से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्न में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त। क्या हो जाएगा? वित्त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में जो किसकी प्रधानता है आप लोग को पता है। बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि की अधिकता है, प्रधानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 121.02 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार कितनी थी? 121.02 करोड़। 121.02 करोड़। आगे चल। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? वर्तमान समय में बिहार की साक्षरता दर पूछे तो आप 73.39% कह दीजिए। 73.39%, यानी कि 73.39%। 73.39%। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य में लोगों के आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार राज्य में जो है लोग जो जीवन जीते हैं उसका मुख्य आधार जो है कृषि हो जाएगा। कृषि प्रधान राज्य बिहार है, तो बिहार में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार भी कृषि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी? बिहार की जनसंख्या पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए। 10,38,04,637। सही उत्तर सी हो जाए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा क्या है? तो बाढ़, यानी कि बिहार में जो है ना नेपाल से आई गंडक, कोसी, कामला, बलान आदि जो है बाढ़ का एक बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है, जिस कारण बिहार का विकास में यह जो है बाधा के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते। कह रहा है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? विकास की ओर की बात किया जाए तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। यानी विकास की दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? बिहार की बात कर रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाए 63.82%। 63.82%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य है क्या है? बिहार राज्य है। बिहार राज्य जो है एक कृषि प्रधान राज्य। क्या है? कृषि प्रधान राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य कहा जाए तो बिहार का क्या होगा? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री कुजनेट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीआईएसओ ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.03%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि जनित उद्योग के विकास के किस राज्य का विकास किया जा सकता है? तो बिहार ही कृषि प्रधान राज्य है। अगर कृषि जनित उद्योग की स्थापना हो तो बिहार का ही विकास किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सारे लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2100 कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितना होती है? तो गरीबी ग्रामीण में रहने वाली को बताया जाए तो 2400 कैलोरी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2400 कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों का काम की गारंटी दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन। कितना हो जाएगा? 100 दिन। उसके बाद नरेगा या मनरेगा किसके कारण जो है सफल नहीं हो पाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिचौलियों के कारण। गांव के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए जो है नरेगा या मनरेगा की शुरुआत की गई, लेकिन यह जो है सफल नहीं हो पाई है। चलिए अभी जो है 66 ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से डील कर दिया गया है। आप लोग अगर अभी तक भी हमारे चैनल कोर्सीवाला यूट्यूब क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026 के ताबड़तोड़ रिजल्ट देने वाला संस्था बनने जा रही है।